कक्षा 12 के स्टूडेंट हो, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मैं आज बात करने आ रहा हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के 15 महत्वपूर्ण परिभाषा या 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया ना तो वीडियो का अंत तक देखना, आंसर सहित बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हर एक क्वेश्चन को आंसर के साथ बताएंगे, आसान से आसान बताएंगे। 3-3 नंबर वाले प्रश्न है मेरे भाई। एक बार वीडियो अगर क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, गारंटी है, वादा करता हूं हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छपेगा। मेरे भाई केमिस्ट्री के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो यार, ये लगातार पूछे जा चुके हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बार आते हैं मेरे भाई। मैंने क्या बोला, ये हर बार आते हैं, गारंटी है, लिख के ले लो यार। तो लगातार 3-4 साल से पूछे गए हैं मेरे भाई। आइए देखते हैं, ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका हम आंसर के साथ बताएंगे, है ना। तो मेरे भाई पहला नंबर क्या है कि मोलरता किसे कहते हैं। माना कि तुम्हें याद है लेकिन एक बार फिर से देख लो, क्योंकि मैं आसान करने वाला हूं ना, आसान तरीके से बताऊंगा भाई। दूसरा नंबर क्या है कि मोलरता किसे कहते हैं। ये पहले लेसन का है, सारा रंग रंगीला पहले लेसन का हो रहा मेरे भाई, दूसरे लेसन का ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है यार। तीसरा नंबर क्या है कि मोल अंश किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण है। इसका भाई एक और हो, द्रव्यमान प्रतिशत नहीं आता है, किसी भी साल नहीं आया, 2016 में आया था, बाकी नहीं आता है, मैं गारंटी करता हूं, मुझे पता है यार। चौथा नंबर क्या है, पेप्टिकण किसे कहते हैं। लगातार 3-4 साल से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर के साथ बताएंगे। वीडियो क्लिक किया तो वीडियो को अंत तक देखना, आंसर भी मिलेगा मेरे भाई। पांचवा नंबर क्या है, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। ये पहले चैप्टर का है मेरे भाई। 60 की दोष किसे कहते हैं, वही का है, दोष वाला, ठीक। 7वां नंबर किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी केमिस्ट्री का बाप है कि कोलराउस नियम किसे कहते हैं। लगातार कई बार पूछा चुका है, 2016, 17, 18, 19, गारंटी कहता हूं 2024 में भी आया है, आएगा 2025 में, वादा है, लिख के ले लो। 8वां नंबर क्या है, राउल्ट के नियम किसे कहते हैं मेरे भाई। 3 ही नियम है ना, राउल्ट के नियम, कोलराउस के नियम, एक और है हेनरी का नियम, ठीक। हेनरी के नियम किसे कहते हैं, ये 9 के 9 में बता दिया, सारे इंपॉर्टेंट है, आंसर सहित बताएंगे। अभी वीडियो देखो तो अभी खेल शुरू किया है, पूरा तो पिक्चर बाकी है मेरे भाई, ठीक। 10वां नंबर क्या है, वास्तविक विलयन तथा कुलाइडी विलयन में आप समझाइए, पूरा उत्तर सहित लिखना, परिभाषा, आंसर बताएंगे यार। 11वां नंबर क्या है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है मेरे भाई। विशिष्ट चालकता क्या है, कैसा है, 3 नंबर का क्वेश्चन, गारंटी है, वादा है। एक बार वीडियो क्लिक किया अंत तक देखो मेरे भाई, मैं सच्चाई के साथ कहता हूं, इसके बाद आप केमिस्ट्री में आपको डर नहीं लगेगा, कम से कम ये 30 से 40 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक। 12वां नंबर क्या लिखा मेरे भाई, 12वां नंबर ये लिखा कि लिगेंड किसे कहते हैं, इस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है, आंसर सहित बताएंगे यार। 13वां नंबर क्या है कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, गारंटेड क्वेश्चन है, लगातार पूछा चुके हैं। 14 नंबर क्या है, ननस्ट समीकरण किसे कहते हैं, जिसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव, आंसर के साथ बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ मिलेगा। 15 नंबर क्या है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्लोराइड किसे कहते हैं, आंसर द्वारा समझाइए। भाई सारी चीजें आज की वीडियो में मिलने वाली है, मैं गारंटी के लेता हूं, वादा करता हूं, ये 15 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आप मेरा कहना समझ गए ही होंगे मेरे भाई। वीडियो का अंत तक देखना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पर वीडियो ऑलरेडी डालता रहता हूं, और खास कर ये कमेंट के साथ मेरे भाई। मैं बात करने वाला हूं पहले नंबर आंसर के साथ। अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या मेरे भाई, पहले नंबर ये लिखा है मोलरता। जी हाँ दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आता है, खास कर बात ये, इस पर सवाल आता है, सवाल तभी लगा पाओगे जब इसका सूत्र आएगा मेरे भाई। मोलरता नहीं, मोलरता में आप लोग भटक जाते हो, लेकिन भटकना नहीं है यार, करना क्या, देखिए मोलरता है, ठीक। अब आंसर इसका क्या है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं मेरे भाई, इतना करना है। अब ये याद करो चाहे ना याद करो, ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन इसका सूत्र जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सूत्र अगर याद रह गया, खुदा ना खास्ता अगर सवाल आ भी जाता है तो आप लगा लोगे, आंसर किसी न प्रकार से आप ले जरूर आओगे मेरे भाई। सूत्र क्या होता है कि मोलरता M बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। निश्चित रहिए, कमेंट कर देना, इस पर सवाल भी बताएंगे, लेकिन कमेंट कर देना, ठीक। मेरे भाई मोलरता किसे कहते हैं मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर यहाँ से आपका पक्का। अगर मान लिया बाई चांस आ जाता है तो 3 नंबर आपके हाथ की झोली में पक्का हो जाएगा। चलिए मोलरता कंप्लीट।
बात करता हूँ दूसरा नंबर क्या है। इसी का जस्ट एक दूसरा भाई है जिसका नाम है मोललता। इसी का भाई दोस्तों क्या लिखा है, मोललता। अब इसे कैसे याद करना है, 1 लीटर विलायक में उपस्थित। देखिए यहाँ क्या था, विलयन था मेरे भाई, यहाँ क्या है विलायक, इतना ही फर्क है, बाकी सारा कुछ सेम होगा। देख लीजिए आप, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या NB को मोललता कहते हैं। मोललता भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, मोललता मोललता मोलस तीनों इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान प्रतिशत था लेकिन अब नहीं है, इसका डिमांड खत्म 2016 तक पीछे पीछे आ रहा था, अब नहीं आ रहा है कई बार। अब मन चाहे तो याद कर लेना, मैंने बता भी रखा है। तो देखिए मोललता के साथ करना, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। रही बात क्या इसका सूत्र, तो मोललता बराबर क्या होता है मेरे भाई, विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे हजार बटे विलायक का भार। मेरे भाई दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है कि अंश किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे याद करना है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल अंश कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको करना है, ज्यादा नहीं। 2-3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटी है मोल अंश आपका तैयार हो जाएगा तुरंत ही। ये जरूर लिख देना कि XA + XB = 1 होता है, या ऐसे ही छोड़ देना। बस यहीं से आपका 3 नंबर पक्का मेरे भाई, शायद 3 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक, अब चौथा नंबर क्या है कि पेप्टिकण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। तो करना कि आपको किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकण कहते हैं। मैंने क्या बोला, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकण कहते हैं। इतना करने के बाद आपको लिखना है जैसे, या फिर लिखना है उदाहरण। फिर आपको लिखना क्या है, उदाहरण या फिर जैसे। FeOH का होल थ्राइज। ये दोस्तों अगर आपको इधर नहीं दिख रहा तो ये समझ लीजिए FeOH का OH का होल थ्राइज, ये इसको वो हिंदी में बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। गारंटेड है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इतना है कि आने की चांसेस नहीं, आया हुआ क्वेश्चन लिख चुका होगा। ठीक, तो पेप्टिकण मोलस भी बता दिया। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। इसको 3 से 4 बार, ज्यादा नहीं बोल रहा, 3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटी है आपके दिमाग में छप जाएगा। इससे आसान कोई पूरे यूट्यूब पर नहीं बताएगा मेरे भाई। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करने वाले हैं 5वां नंबर। ये लिखा है कि फ्रैंकल डोज किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पहले चैप्टर का छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, ये आता है 3 नंबर में। फ्रैंकल डोज 60 की डोज दोनों मिला करके 3 नंबर में पूछता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आसान से आसान कैसे याद करना है। तो फ्रैंकल डोज आपको हेडिंग डालना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, फ्रैंकल डोज तथा 60 की डोज का उदाहरण सहित लिखिए परिभाषा। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि फ्रैंकल डोज हेडिंग पर गई, आंसर लिखना है नीली पेन से। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन मूल रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इतना करने के बाद आपको उदाहरण जरूर लिखना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, AgCl, AgBr, ये आपका रहा फ्रैंकल दोष। पर आपका 3 नंबर पक्का। अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्या है कि 60 की दोष किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन नाम है भाई। तो आंसर क्या है कि जब किसी जालक में एक धनायन या एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है तो इस प्रकार के त्रुटि को या इस प्रकार के दोष को 60 की दोष कहते हैं। नहीं समझे पाए, 3 से 4 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटी है, वादा कहते हैं, आपके दिमाग में यहाँ पर छप जाएगा। ये बात एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल ये है कि NaCl, KCl। ठीक, जैसे दोस्तों मैंने 5वां 6वां भी बता दिया, इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटी है आपके दिमाग में ही छप जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाला हूँ 7वां नंबर। अब हम बात करने वाले 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 7वां नंबर ये लिखा है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट 5 नंबर में पूछाता है। ये नियम के अंतर्गत है मेरे भाई। जिस प्रकार से फिजिक्स में गॉस का नियम इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार से मेरे भाई कोलराउस के नियम, राउल्ट के नियम इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, यार गारंटी है ये आएगा। आंसर बहुत सटीक है, याद जरूर कर लेना मेरे भाई। क्या लिखा है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन। मैंने क्या बोला, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता की योगफल के बराबर होता है। इन्हें हम कोलराउस के नियम कहते हैं। मेरे भाई इतना करना है आपको। यहाँ पर M लिखना है, ये इनफाइनाइट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनंत।
ठीक, बराबर आपका n प्लस फिर n माइनस। अब रही बात कि n प्लस क्या है धनात्मक संख्या, n माइनस क्या है ऋणात्मक संख्या। इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। 3 से 4 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटी है आपके हाथ में 5 नंबर पक्का। लेकिन मेरे भाई इतना करने के बाद पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको अनुप्रयोग लिखना पड़ेगा। कम से कम 2 अनुप्रयोग याद करना ही होगा, 2 ही पूछा जाता है। तो पहला नंबर क्या है, अनुप्रयोग याद करो जो आसान हो। ठीक, पहला नंबर क्या है, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूल चालकता। दूसरा नंबर क्या है भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना बताया है। 2 ही अनुप्रयोग बताया है, दोनों के दोनों आसान है, इससे ज्यादा आसान कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। 2 आपको आता भी है, 2 ही लिखना भी है, तो गारंटी है। ऐसे अगर आप याद करते हो तो 5 नंबर आपके हाथ में पक्का हो जाएगा। ये 5 नंबर पूछा था मेरे भाई, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। ऐसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या है भाई, 8वां नंबर ये क्वेश्चन है कि राउल्ट के नियम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए या राउल्ट के नियम लिखिए, है ना, उदाहरण सहित अनुप्रयोग सहित। मेरे भाई ये 5 नंबर का पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये यूपी बोर्ड के लिए बेहतर काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं बताऊंगा आसान से आसान क्या है, किसी निश्चित ताप पर, मैंने क्या बोला दोस्तों, बहुत आसान बताऊंगा। क्या लिखा, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। इन्हें हम राउल्ट के नियम कहते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है कि उसे या इन्हें हम राउल्ट का नियम कहते हैं। P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। इतना करना है भाई, इतना आपको बॉक्स के अंदर कर देना है। इसके बाद आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप पूरा नहीं लिखते हो। यूपी बोर्ड का कहना होता है कि पूरा लिखो तब नंबर मिलेगा मेरे भाई, नहीं नंबर काट लिया जाता है यार। ठीक, यहाँ लिखना है राउल्ट के नियम की सीमाएं जब तक नहीं लेते जब तक नंबर नहीं मिलेगा। ये मैं खुद आपका बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। तो नियम नंबर आपको ज्यादा नियम मिलेगा, कोई बात 2 ही नियम लिखना है। तो नियम नंबर पहला क्या है, यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक आवाजशील होना चाहिए। अब रही बात कि सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब। बस सामान्य ताप दाब, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, इतना ही होता है यार, कुछ नहीं। क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला, इसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 नंबर पक्का करना चाहते हो तो 2 से 3 बार आप इसे याद करो, गारंटी है यहाँ पर छप जाएगा दिमाग में। तो मेरे भाई अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 9वां नंबर। लिखा कि हेनरी के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 3 ही नियम है ना, कोलराउस के नियम, राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। जितना दोस्तों हेनरी के नियम भी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि आंसर कैसे लिखना है, तो क्या लिखा कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अर्थात m समानुपाती P। तो करना क्या दोस्तों, ये m किया है ना, ये समानुपाती का निशान हटेगा तो बराबर लग जाएगा। जैसे ये हटा तो यहाँ पर K और P हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, K और P। अब रही बात कि सर भैया m क्या है, तो मेरे भाई m आपका घुली हुई गैस की मात्रा है। अब रही बात कि भैया K क्या है, तो K आपका समानुपाती स्थिरांक है, ये भी पता चल गया। अब रही बात P क्या है मेरे भाई, तो P आपका साम्य पर गैस का दाब है, मतलब P मतलब प्रेशर दाब है आपका। ठीक, तो मेरा कहना समझ गए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, हेनरी के नियम भी इंपॉर्टेंट है। तो आप करना क्या है, 2 से 3 बार याद करते हो तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 10वां नंबर। क्या मेरे भाई 10वां नंबर ये लिखा है कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन में, है ना, परिभाषा देना कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, कोलाइटिव विलयन किसे कहते हैं। तो मेरे भाई आपको हेडिंग डालना होगा, अलग अलग हो जाएगा। वास्तविक विलयन, इसके अंतर्गत क्या लिखना है कि जिसमें विलय तथा विलय की कणों का आकार बराबर होता है उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं, तथा इन कणों का व्यास 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, तथा इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसका उदाहरण क्या है भाई, चीनी हो गया, यूरिया हो गया आदि। ठीक, अब हम बात करते हैं कोलाइटिव विलयन। क्या है भाई, कोलाइटिव विलयन को कैसे याद करना है भाई, 3 से 4 बार अगर आप याद करते हो अच्छे से तो सुबह के बाहर तो यार गारंटी है याद हो ही जाएगा। कोलाइटिव विलयन क्या है, वे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से कम, मतलब 1 नैनोमीटर से ज्यादा 1000 नैनोमीटर से कम होता है, उन्हें या उसे कोलाइटिव विलयन कहते हैं। ठीक, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। उदाहरण की बात की जाए तो गोंद हो गया, स्टार्च, प्रोटीन आदि। बस इतना करना है, इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का आता है कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन को परिभाषित कीजिए और एक एक उदाहरण दीजिए।
डायरेक्टली 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है। तो इतना आपको लिखना होगा, हेडिंग ऐसे आपको लिखना होगा मेरे भाई। तो करना क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2 से 3 बार अगर आप याद करते हो तो याद हो ही जाएगा। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। क्या मेरे भाई, किसे कहते हैं, इसका मात्रा लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पार आने की चांसेस पाई जाती है। तो देखिए कितना आसान है, किसे याद करना है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। बस इतना। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। क्या मतलब ये है, इसको हम कप्पा से लिखते हैं विशिष्ट चालकता को। ठीक, अब रही बात कि इसका मात्रक क्या है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, बस खत्म भैया। इतना करते हो ना अच्छे से तो 3 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का, कोई काट ही नहीं पाएगा। यही तो खूबी है, जब आप सही लिखोगे तुरंत नंबर मिल जाएगा। ठीक, 11वां कंप्लीट। बात करते हैं 12वां नंबर क्या, लिगेंड किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए। ठीक, आयनिक स्पीच जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से स्थित रूप से जुड़ी होती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। मेरे भाई एक बार फिर से देख लेते हैं। वह आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से स्थित रूप से जुड़ी होती हैं उसे हम लिगेंड कहते हैं। ठीक, इस उदाहरण क्या है दोस्तों, K4 ब्रैकेट के अंदर Fe, फिर ब्रैकेट के अंदर Cl ब्रैकेट क्लोज 6। ठीक, ब्रैकेट पूरा क्लोज में देखना आपको Cl ऋणायन आयन लिगेंड है, क्योंकि यह संकर में केंद्रीय आयन Fe डबल पॉजिटिव आयन से सीधे जुड़ा है। मतलब ये है, आराम आराम आपको पढ़ना है, याद किसी तरीके से आपको कर लेना है, गारंटी है। ये दोनों क्वेश्चन आज भैया 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा कई गुना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिंक लगा रखा है डिस्कशन बॉक्स में, एक बार देख लो जाके। फिजिक्स का, मैथ का, सॉरी फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एक बार देख लो जाके। ठीक, तो लिंक लगा हुई है डिस्कशन में मेरे भाई। डिस्कशन तो जानते ही है ना यार, इतना तो समझदार आई हो ना। डिस्कशन किसे कहते हैं, वही में लिंक लगा है, एक बार समझ जाओ, जहाँ पे जाके देखो तो क्लिक कर लेना। तो मैंने मेरे भाई 12 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं 13 नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। अब हम बात करने वाले हैं 13वां नंबर। 13वां नंबर क्या मेरे भाई, 13 नंबर लिखा कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए। ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, तो आंसर क्या है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य, मतलब बीचों बीच में, वही भी लिखा है कि तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। रही बात सूत्र का मेरे भाई, तो सूत्र आपको ये लिखना है कि E बराबर E0। ये E है, ये E0 है, क्योंकि ऊपर 0 लगा है। तो E0 प्लस 0.591 बटे n log 10 OX बटे RED। चाहो तो इतना मत लिखो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं, मेन इतना ही आपका है, इतना से ही सूत्र लगेगा। सवाल लगेगा कि E बराबर E0 प्लस 0.591 बटे n। इस पर कभी सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन ये आ सकता है परिभाषा। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। ये 3 नंबर में आ सकता है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। तो भाई अब हम कहते हैं 14 नंबर क्या है कि नैनोस्ट समीकरण किसे कहते हैं, या मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। परिभाषा लिखिए, सूत्र लिखिए। तो अब आपको करना क्या कि जब किसी धातु को क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, रही बात क्या, इस सूत्र क्या होता है, तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log 1/m प्लस ब्रैकेट क्लोज। भैया सूत्र आपको याद होना चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये आपको परिभाषा याद होना चाहिए। यहाँ से आप 3 नंबर पक्का कर सकते हो, 3 नंबर वाली परिभाषाएं हैं, मैंने बता दिया। 14 नंबर कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। हम बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 15 नंबर ये लिखा है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, इसका एक एक दो उदाहरण लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछाएगा, डायरेक्ट पूरा 5 नंबर में आता है मेरे भाई। तो आपको करना क्या होगा, आपको हेडिंग डालना होगा सबसे पहले द्रव स्नेही कोलाइड। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है भाई, है ना, फिर लिखना है द्रव स्नेही कोलाइड। आंसर लिखना है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। अब रही बात की उदाहरण, तो जैसे में आपको लिखना है जिलेटिन कामा गोंद आदि। बस इतना करना है। यहाँ से आपका 3 नंबर पक्का, यहाँ से 2 नंबर पक्का कि द्रव विरोधी कोलाइड, मतलब ये 5 नंबर में आता है, फिक्स है मेरे भाई। काफी इंपॉर्टेंट है ये मेरे भाई, लगातार पूछा है, लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 में रिसेंटली अगली साल ही आया था। डालना है द्रव विरोधी कोलाइड।
अब इसके अंदर क्या लिखना है कि वे कुलाडी पदार्थ जो ब्लैक के संपर्क में आने पर, मैंने क्या बोला, वे कुलाडी पदार्थ जो ब्लैक के संपर्क में आने पर सरलता से कुलाडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें विरोधी कुलाइड कहते हैं। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या मेरे भाई, उदाहरण लिखना है कि FeOH का होल थ्राइज, FeOH का होल थ्राइज जिसे बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको 1 से लेकर 15 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले मैंने बता दिया है।